अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का टेस्ट मास्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये पार्ट नंबर 4 है, ये भाग 4 है आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का। और मास्टर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देखेंगे छोटा सा, और इंट्रोडक्शन के बाद में फिर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि अल्फा एंड न्यूमेरिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेंगे। उन सवालों को हम लोग यहाँ पर, या उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो रैंकिंग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वर्णमाला क्रम में रैंकिंग। ऑर्डर ऑफ टेस्ट परीक्षण का क्रम। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर शब्द एवं संख्या की व्यवस्था। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द का निर्माण। और नंबर टेस्ट जिसे हम लोग संख्या परीक्षण के नाम से जानते हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो वो क्या है भाई, आखिरकार नाम क्या है इस चैप्टर का। सबसे पहले देखिए, जो भी चैप्टर का नाम होता है ना, उसी के अंदर उसकी सारी बातें छुपी होती हैं। जैसे अल्फा एंड न्यूमेरिक, अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक। और ये जो है ये मास्टर एक्सरसाइज है। मास्टर एक्सरसाइज का मतलब इसके अंदर पीवाईक्यूज आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है भाई, अल्फाबेट और नंबर जब शब्द के अंदर लगाया जा रहा है, इसका मतलब अल्फाबेट और नंबर इसके अंदर आएगा ही। ठीक है, तो अल्फाबेट और नंबर्स के बीच में कुछ ऐसा आपको मिश्रण आपको दिया होता है, कुछ ऐसा क्या कहते हैं, कुछ मिक्स करके आपको कुछ चीजें दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसके पीछे आपको लॉजिक पता करना होता है। और जो भी वहां पर लॉजिक चल रहा होता है, उसी लॉजिक को उठा करके आगे चल के जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर हमको उसे फिट करना होता है, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कुछ मूल अवधारणाएं पता होनी चाहिए। अब भाई, ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर होते हैं, आपको पता है। अब ए से लेकर के 26 तक के जो लेटर हैं, ए से लेकर के जेड तक के जो 26 लेटर हैं, हर एक लेटर को कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू दिया जाता है। जैसे A1 पर हो गया, B2 पर हो गया, C3 पर हो गया, तो इसको प्लेस वैल्यू कहा गया। प्लेस का मतलब जगह और वैल्यू का मतलब वो किस जगह की वैल्यू पर आ रहा है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे ए बी सी डी ये आपको दिए हुए हैं, हर एक लेटर का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू आपको वर्बली नोट होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट करी हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में एक टेबल आपको और भी दी हुई है नीचे, जिसके अंदर क्या हुआ है, अपोजिट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब वर्णमाला क्रम में विपरीत अक्षर। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट भी होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है। ये अपोजिट भी आपको लर्न होना चाहिए। इन अपोजिट्स को लर्न करने के लिए भी हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है, उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी हम लोग देखने वाले हैं, जिससे अपोजिट और एज वेल एज इनकी प्लेस वैल्यू, ये दोनों ही चीजें हमको आराम से लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग जरा सीखते हैं क्या, कि प्लेस वैल्यूज कैसे लर्न करी जाए। तो प्लेस वैल्यूज लर्न करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रिक बनाई, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं एजोटी। अब एजोटी क्या है, जैसे ये सारे के सारे लेटर्स 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, जैसे ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है, तो सब 5-5 के गैप पर है, ये भी आप कह सकते हैं। और सभी के सभी 5 के मल्टीपल्स में है, ये भी आप कह सकते हैं। या ये सभी लोग 5 की टेबल में आ रहे हैं, ये भी बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आपको दिए हुए हैं।
इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो अगला दिया हुआ है सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है? सिफ्लोरेक्स के अंदर जितने भी लेटर दिए हुए हैं, ये एक तरीके का सिफ्लोरेक्स जो होता है कफ सिरप होता है, इसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया है। सिफ्लोरेक्स के अंदर जो 8 लेटर है, अब 8 लेटर के अंदर कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है, वो सभी 3-3 के गैप पर दी हुई है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से ये आ रही है। ठीक है, तो ये सब 3-3 के गैप पर आपको दी हुई है, तो आप यहां से इसको सिफ्लोरेक्स को भी लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में आगे अगर मैं बात करूं तो CMW। अब CMW क्या है? अगर आप M को ध्यान से देखें और W को अगर आप ध्यान से देखें, तो M कुछ 3 जैसा नजर आता है और W भी कुछ 3 जैसा नजर आता है। बस फर्क इतना है कि एक बार 3 नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार 3 ऊपर की तरफ देख रहा है। M में नीचे की तरफ देख रहा है, W में ऊपर की तरफ देख रहा है। तो M से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर केवल 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 होगा, या 13 होगा, या फिर 23 होगा। तो C हो गया 3 पर, M हो गया 13 पर और W हो गया 23 पर। इसीलिए यहां पर हमने बना दिया 3, 13, 23, मतलब CMW। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली शॉर्ट ट्रिक की, तो वो है G7। G7 क्या होता है? G7 अगर आप ध्यान से देखें तो G जो होता है कुछ छुपा हुआ 7 जैसा नजर आता है, मतलब G का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कुछ 7 जैसा नजर आता है, इसलिए G7 पर हो गया। G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, G7 समिट भी होती है, तो उससे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है H8। अब H8 क्या है? H8 का मतलब ये हो गया कि H जो है ये कुछ 8 जैसा नजर आता है। अगर आप H के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को अगर आप एडजॉइन कर दें तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो H8 पर हो गया। अगला दिया हुआ है K11। K11 का मतलब हो गया किंग्स 11 पंजाब। ये किंग्स 11 पंजाब जो है ये IPL के अंदर एक टीम है, तो वहां से भी आप इसकी शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला D4। अब D4 क्या है भाई? डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, डायरेक्शंस 4 होती हैं, तो D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन और 4 होती हैं, इसका मतलब 4, तो D4 हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है T20। T20 आप लोग मैचेस देखते हैं, 2020 जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो T20 मैचेस जो देखते हैं उसको आप लोग T20 के नाम से ही जानते हैं, तो T20 पर हो गया। A1 शीर्ष गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए टॉप क्वालिटी चीजें जो होती हैं उसके लिए A1 सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं कि A1 क्वालिटी की सर्विस है, A1 चीज है ये, तो A1 हो गया उसके लिए। अगला है B2B। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, तो B2B सर्विस का मतलब हो गया B2 पर आ रहा है। R मूवीज के अंदर 18 प्लस होता है, 13 प्लस होता है, 15, 16 प्लस होता है, तो R स्टैंड फॉर रेटिंग। R स्टैंड फॉर रेटिंग भी होता है और R स्टैंड फॉर रेटेड भी होता है, मतलब कि ये इतने उम्र वालों लोगों के लिए है। ठीक है, तो R स्टैंड फॉर रेटेड या रेटिंग कुछ भी आप कह सकते हैं, R18 पर हो गया। Z26। Z26 भाई आखिरी लेटर आपका Z होता है, 26वें नंबर पे आता है, Z26 पर आ गया। अगला Q17। Q17 में क्या है? अगर आप Q को ऊपर से देखें साइड से और फिर इधर साइड से देखें तो नीचे छुपा हुआ को 7 जैसा नजर आता है, तो ये 7 पर हो गया, जैसा कि G में हो रहा था। V22 पर हो गया, 2 लाइंस होती हैं तो 22 बना दिया। N के बगल में 4 के आकार का एक झुका हुआ पार्ट अगर बना दिया जाए तो ये कुछ 14 जैसा बन गया। S को 19 के तौर पे हमने याद किया, कैसे? IPC की जो 19 धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो स्पीच और सर्वेंट, IPC 19 और आर्टिकल 19 ये दोनों आपके लिए स्पीच और सर्वेंट्स के लिए हो जाते हैं, S19 के लिए। अगला दिया हुआ है अनुच्छेद 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब P हो गया, तो इसलिए ये यहां से ये चीज बन के तैयार हो गई। आगे देखें, आगे इसके अंदर दिए हुए हैं अपोजिट्स। अब भाई टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, 26 का आधा होता है 13, तो क्यों ना हम एक काम करें कि 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लें जिससे ये इजीली हमको लर्न हो जाए। तो आइए देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शब्द बनाया जो कि क्या था? A to Z। तो A to Z के लिए हमने क्या याद कर लिया कि भाई A to Z सर्विसेज है, या A to Z आप कुछ भी इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि AZ है, A to Z है। BY के लिए आपने क्या कर लिया? बाय कर लिया। CX के लिए क्या कर लिया? क्रैक्स कर लिया। DW के लिए ड्यू कर लिया। EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लिया। FU के लिए फन कर लिया।
जीटी के लिए जीटी रोड कर लिया, एचएस के लिए हाई स्कूल कर लिया, आईआर के लिए इंडियन रेलवेज कर लिया, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन कर लिया, केपी के लिए काला पानी कर लिया, काला पानी कर लीजिए, कानपुर कर लीजिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगली अगर मैं बात करूं तो इसमें एल ओ हो गया। अब एल ओ क्या हो जाता है? लव। ठीक है, तो एल ओ स्टैंड फॉर लव हो गया। ठीक है, ये चीज आ गई यहां पर। इसके बाद एम एन के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सभी की एक पहचान बना करके आप इन सभी को क्या कर सकते हैं? इजिली लर्न कर सकते हैं। आगे देखें, आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी दिए हुए हैं, उन पर भी हम लोग नजर करते हैं। भाई ये भी हमको सीखने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है जरा आइए समझिए। जैसे विपरीत अक्षरों का योग जो होता है ना, ये हमेशा 27 होता है। क्या होता है? 27। विपरीत अक्षरों का योग जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे ए है, अब ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड। अब जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, तो ए का अपोजिट जेड हुआ और ये आ गया 27 पर, जेड आता है 26 पर, ये होता है 1 पर, दोनों का टोटल किया कितना हो गया? 27 बन गया। और भी इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे m का अपोजिट n होता है। अब m आता है 13 पर, n आता है 14 पर, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है अक्षर ए ई आई ओ यू जो होता है, इनको हमेशा स्वर माना जाता है, मतलब इनको हमेशा वॉवल्स का दर्जा दिया जाता है। और इसके अलावा जो बाकी के इसके अलावा बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे के सारे व्यंजन। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला आधा भाग होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है, और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है। पहला आधा भाग ए से एम का और दूसरा भाग एन से जेड का, मतलब जस्ट इसको हाफ हाफ में हमने डिवाइड कर लिया और फिर इस तरीके से इस चीज को किया गया है। अगला क्या दिया गया है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम क्या हो गया? 15 14 13 12 हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, या फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम कह लीजिए, एक ही बात। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, इसके बाद यहीं पर प्रीप्लेसमेंट ऑफ नंबर समझाया गया, संख्याओं का प्रतिस्पादन सिखाया गया। अब संख्याओं का प्रतिस्पादन क्या होता है ये भी सीख लीजिए। संख्याओं का प्रतिस्पादन ये होता है कि जैसे कुछ भी आपको नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे 1 नंबर लिखा हुआ था, अब 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इन्होंने 4 5 6 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो 1 2 3 को इन्होंने क्या कर दिया? 3 2 1 कर दिया। 4 5 6 था तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको 6 5 4 कर दिया। 1 2 3 था, यहाँ पर 2 और 3 ने जगह बदल ली तो ये बना लिया। ऐसी थर्ड में है, ऐसे ही फोर्थ में है कि कुछ ना कुछ नंबर्स को इधर उधर चेंजेस करे जा रहे हैं। अगला क्या है? संख्याओं के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था कैसे होती है? जैसे 4 3 6 था तो इन्होंने 3 4 6 कर लिया। 8 7 5 है तो इन्होंने 5 78 कर लिया। 3 2 1 है तो 1 2 3 कर लिया। 7 82 है तो 2 78 कर लिया। मतलब कि जितने भी नंबर्स दिए हुए उन नंबर्स को विद इन द नंबर इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया है। अब यहीं पर ही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाता है? विद इन द नंबर 274 था तो सबसे पहले 742 बना लिया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। 189 था तो इन्होंने 981 बना लिया। 890 था तो इन्होंने 980 कर लिया, और 638 था तो इन्होंने 863 कर लिया। इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला इसी के अंदर दिया हुआ है वैल्यू फोर्सेस। भाई ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वैल्यू फोर्सेस सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए आप, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट में काफी बार कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। और वो कंफ्यूजन क्या है? जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है लेफ्ट हैंड का मूवमेंट है या फिर राइट हैंड का मूवमेंट है, ठीक है, राइट का है या फिर लेफ्ट का है, तो राइट बोला जाए चाहे लेफ्ट बोला जाए, डजेंट मैटर। अगर लेफ्ट और राइट बोला गया है, मतलब एक में एल और एक में आर बोला गया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होंगी। अगर राइट और लेफ्ट दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी। और अगर राइट राइट दे रखा है तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज ये माइनस होंगी।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट राइट आया या राइट लेफ्ट आया, तो ये हमेशा ऐड करी जाएंगी। और जब कभी भी सेम एलिमेंट आता है, सेम एलिमेंट का मतलब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, तब ये हमेशा आपस में माइनस करी जाएंगी। तो सेम एलिमेंट्स होते हैं माइनस, और अगर आपके अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं तो ये होते हैं हमेशा प्लस। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निर्देश दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का एक समुच्चय है, उस विकल्प को चुनें जिसे अन्य शब्दों के पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। Directions. In the given question, there are set of words. Choose the option which can be put before the set of words to make them meaningful word. एक meaningful word बनाने के लिए क्या चीज यहां पर होनी चाहिए, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्लोज, फिर मेस, एबल, काउंट। इन चारों वर्ड्स के आगे कौन सा ऐसा ऑप्शन लगा दिया जाए जिससे ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो जाए, ये चीज आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। देखें भाई, क्वेश्चन दिया हुआ था, निर्देश दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का एक समुच्चय है, उस विकल्प को चुनें जिसे अन्य शब्दों में पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज हमको देखनी है, तो ऑप्शन आपको दिए हुए थे। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए सही जवाब। भाई अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब एक वर्ड बन रहा है यहाँ पर क्लोज, एक वर्ड बन रहा है यहाँ पर मिस, ये है एबल और ये है काउंट। अब इसके आगे हम लोग क्या लगा दें, इसके आगे हम लोग लगा लेते हैं डिस। तो यहां पर एक बन जाएगा डिस्क्लोज, एक बन जाएगा डिसमिस, एक बन जाएगा डिसेबल और एक बन जाएगा डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये अवधारणा यूज करते हुए 1.4 अवधारणा यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया, और यहां पर जो सही आंसर बैठ रहा है वो बी ऑप्शन बैठ रहा है। बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आइए पढ़े। डायरेक्शन, बोला गया था कि दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का समुच्चय है, उस विकल्प को चुनें जिसे अन्य शब्दों के पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। In each of the question given below, there are set of words. Choose the option which can be put after the set of words to make them meaningful word. एक meaningful word बना के तैयार कर सके, ऐसा आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। देखें, तो सब पिछले जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया गया था उसी आधार पे ये वाला क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि भाई कौन सा वर्ड ऐसा लगाया जाए। तो अवधारणा 1.4 यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया, और STENG डैम और CU के अंदर क्या चीज लगाई जाए, इसके अंदर एज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एज। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड बनेगा स्टेज, यहाँ पर बनेगा एंगेज, ये बनेगा एक डैमेज, और एक यहाँ पर बनेगा सीवेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये चार सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन एज। दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का समूह, उस विकल्प को चुनें जिन्हें इन शब्दों पर पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में कुछ शब्दों का एक समुच्चय है, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ये वाला भी सवाल है। उस विकल्प को चुनें जिसे इन शब्दों के पहले रखकर इन्हें सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। In each of the given questions below, there are set of words. Choose the option which can be put after the set of words to make them meaningful word. एक meaningful word बनाने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं H, CH, F, SW, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर के किससे एक सार्थक शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो सकता है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। टाइम है, करिए क्वेश्चन को जी।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए थे। सार्थक शब्द जो बन रहा है वो एक तो बन रहा है हाम, बी ऑप्शन इसके लिए सही बनाया गया, आम। इसके बाद ये बना चाम, इसके बाद ये बना फार्म, और इसके बाद ये बना स्वाम। ठीक है, तो हर एक के आगे अगर ARM लगा देंगे तो 4 ऐसे मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है, ARM परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, फोर्थ क्वेश्चन। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को करना है। देखें, दिए गए प्रश्न में दोनों ओर अक्षरों के 2 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। कौन सा विकल्प सही अक्षरों का समूह है जिसे कोष्टक के अंदर लाने पर 2 सार्थक अंग्रेजी शब्द बनते हैं? पहला शब्द कोष्टक और उसके पहले दिए गए अक्षरों के समूह को मिलाकर बनेगा, जबकि दूसरा शब्द कोष्टक और उसके बाद के अक्षरों को मिलाकर बनेगा। Directions in the given question, 2 group of letters are given on both side of a bracket. Each question has 4 options. Which of the option has correct set of letters that will be brought inside the bracket so that 2 meaningful words are formed? The first word will be formed by including the bracket and the second letter before the bracket, whereas the second word will be formed by including the bracket and the letter after it. ठीक है, बात समझ में आई? ये 2 वर्ड हैं, एक तो है PRAC से लेकर के, एक ये PRACT से शुरू होता है और एक ये BREG पर खत्म होता है। ठीक है, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। अब हमें करना क्या है कि इसके बीच में कोई एक ऐसा, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट के बीच में इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा रखना है जिससे कि एक जो पहला वाला वर्ड है उसकी तो लास्ट हो जाए उससे, मतलब लास्ट उसका एंड उसी पे हो रहा हो, और जो बाद वाला वर्ड हो उसकी स्टार्टिंग उन्हीं लेटर से हो रही हो जो यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो 2 जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो जाए, ऐसा आपको ट्राई करना है। ठीक है, एक बार कोशिश करें, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब ये एक तो दिया हुआ था PRACT और एक दिया था BERG। अब इन दोनों के बीच में अगर हम आइज रख देते हैं, आइज का मतलब पहला ऑप्शन अगर हम लोग आइज रख देते हैं तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, एक वर्ड तो बन जाएगा प्रैक्टिस और एक बन जाएगा आइसबर्ग। ठीक है, एक बन गया प्रैक्टिस और एक बन गया आइसबर्ग, 2 पर्टिकुलर परफेक्ट वर्ड निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बात समझ में आई किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से वही चीज दी गई है, सेम पूरी चीज है, सारा बिल्कुल चौथा क्वेश्चन जैसा था, सेम उसी अप्रोच के साथ में ये वाला क्वेश्चन होना है। आपको वर्ड दिया हुआ है, REA में ऐसा क्या चीज जोड़ी जाए जिससे कि ये वर्ड पूरा हो जाए, और URCH से पहले ऐसे कौन से शब्द जोड़े जाएं जिससे वो वर्ड भी पूरा हो जाए, और विकल्प ऑप्शन सिर्फ आप एक ही यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, विकल्प सिर्फ आप एक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन रख करके पहले वाले शब्द का आखिरी बन जाए और बाद वाले शब्द का स्टार्टिंग बन जाए, ऐसा आपको चुनना है। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए, इसके लिए सही आंसर जो बैठेगा वो डी ऑप्शन बैठेगा। डी ऑप्शन कैसे? CH। ठीक है, देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। डी ऑप्शन इसके लिए सही बनाया गया। डी ऑप्शन जब आप रखते हैं यहां पर CH को बीच में, तो एक तो वर्ड बन जाता है रीच और एक बन जाता है चर्च। क्या बन जाता है? चर्च। रीच और चर्च दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड है
और जब दो मीनिंगफुल वर्ड बन के आराम से तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन CH इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया है 6 नंबर, ये SSC स्टेनो का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दोबारा से सेम वही वाली बात पूरी की पूरी बोली गई है, दोबारा से उस बात को रिपीट नहीं करना है। जैसा चौथा क्वेश्चन था, जैसा पांचवा क्वेश्चन था, जो अप्रोच आपने वहां लगाई, जो कॉन्सेप्ट आपने वहां लगाया, वही सेम अप्रोच, सेम कॉन्सेप्ट आपको फिट कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक तो वर्ड दिया हुआ था प्लाट, PLAT करके दिया, इसके आगे क्या जोड़ा जाए, और एक ये एशन दिया हुआ है, इससे पहले क्या जोड़ा जाए, और यहां पर जो भी आप जोड़ेंगे उससे दो मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो जाए। तो एक बार ट्राई करिए कि इनमें से क्या चीज ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे वर्ड बन के तैयार हो, फिर उसके बाद में हम इसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। अब यहां पर वर्ड जो बन रहा है वो फॉर्म सही रहेगा। कैसे भाई, फॉर्म अगर आप बीच में लगा देते हैं तो एक तो बन जाता है प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, और एक हो जाता है फॉर्मेशन। क्या हो जाता है? फॉर्मेशन। दो वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं, एक बन रहा है प्लेटफॉर्म, एक बन रहा है फॉर्मेशन। दो वर्ड्स यहां पर बन के हमारे इजीली तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन। फिर दोबारा से सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, बीच में वर्ड ऐड करना है और उसके बाद हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा। सेम जैसा प्रीवियस 3 क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, सेम अप्रोच यहां पर लगानी है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, द वर्ड इज प्रोफेसर। भाई एक तो वर्ड बन के तैयार हो रहा है प्रोफेसर, और एक बन रहा है ऑर्फेन। ठीक है, प्रोफेसर का मतलब आप समझते ही हैं कि प्रोफेसर कौन होते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह पर प्रोफेसर होते हैं, और ऑर्फेन होता है अनाथालय। ठीक है, तो दो वर्ड्स यहाँ पर बेसिकली तैयार हुए। तो और अगर हम लोग लगा देते हैं, और का मतलब हो गया बी ऑप्शन, अगर हम लोग लगा देते हैं और, तो इससे दो मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हमारे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, अब की बार देखते हैं क्या है। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाएं और फिर उस शब्द को चुनें जो अन्य से भिन्न है। Rearrange the unorganized letter to create meaningful words and then choose the one which is different from others. सबसे पहले तो ये जो ABCD दिए हुए हैं, इन चारों से आपको क्या करना है, इन चारों से मिलाकर के आपको मीनिंगफुल वर्ड तैयार करना है। मिलाकर के नहीं, मतलब सबका अलग अलग, जैसे A से अलग बनाना है, B से अलग बनाना है, C से अलग बनाना है, और D से अलग बनाना है। ठीक, जब चारों वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, फिर आपको ये देखना है कि चारों वर्ड के अंदर तीन कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे और एक इसके अंदर डिफरेंट होगा। तो जो इसके अंदर डिफरेंट होगा वही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करिए, मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, और जब वो बन जाए उसके बाद फिर उसके अंदर देखिए कि क्या चीज इसके अंदर अलग होने वाली है। ठीक है, एक बार देखिए, फिर उसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, यहां से इससे बन रहा है एक वर्ड 9, फिर यहां पर बन रहा है 1, फिर एपी इससे बन रहा है पाइप, और इससे बन रहा है 3। तो अपने आप ही आपको पता चल गया कि इन चारों के अंदर क्या चीज कॉमन है। ये तीन एक जैसे हैं भाई, 3 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, ये तीनों के तीनों नंबर्स हैं, और पाइप जो हो जाता है वो इनसे अलग हो जाता है। ठीक है, तो पाइप अन्य से भिन्न है क्योंकि अन्य सभी जो है वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो पाइप जो आपको दिया हुआ था, ये किस पर दिया हुआ था, एक बार देख लीजिए। पाइप आपको जो दिया हुआ था, ये अपना सी ऑप्शन एकदम इसके लिए सही है,
परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 के अंदर पूछा गया है। आइए बात करते हैं। सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की अप्रोच इसमें भी लगानी है। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाएं और फिर उस शब्द को चुनें जो अन्य से भिन्न है। वर्ड्स दिए हुए हैं DOGL TSEVO, ये दिया हो, ये दिया, चारों वर्ड्स दिए हैं और फिर देखिए कौन सा इसके अंदर अलग होने वाला है। जो अलग होगा वही इसके अंदर सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज जब हम लोग करते हैं तो DOGL सबसे पहले ये बनाता है गोल्ड, ये इससे बनता है वोट्स, इससे बनता है ब्रॉन्ज और फिर इससे बनता है सिल्वर। तो गोल्ड, वोट्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर। भाई ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये तीनों जो होते हैं धातुएं हो जाती हैं। तो ये तीनों अलग है। और वोट्स जो होते हैं, ये वोट्स अलग चीज होती है, किसी भी चीज का वोट पाना मतलब मत पाना। ठीक है, तो वोट्स इसके लिए अलग हो जाता है। वोट्स जो बन के तैयार हुआ है वो इससे बना है। लेकिन बी ऑप्शन दिया किस पर है? बी ऑप्शन जो था वो दिया था हमको ए ऑप्शन के ऊपर, इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा। अच्छा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ये तो इसके अंदर अलग है, वो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो ABCD ऑप्शन दिए हैं उसमें भी ये चेक करना होगा कि ये जो बी है ये दिया किस पे है। जरूरी नहीं है कि बी पर ही दिया जाए, बी हो सकता है ए पर दे दे, डी पर दे दे, किसी और ऑप्शन पर भी दे सकता है। तो काफी बार हम लोग सही आंसर करते हुए भी आंसर को लास्ट में गलत करे आते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी एनटीपीसी का एक और क्वेश्चन आया है, आइए बात करते हैं। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाएं और फिर उस शब्द को चुनें जो अन्य से भिन्न है। रीअरेंज द अनऑर्गेनाइज्ड लेटर टू क्रिएट अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, चारों वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। चारों वर्ड्स में देखिए कौन सा इसके अंदर, पहले तो ऑर्गेनाइज करिए, फिर ऑर्गेनाइज के बाद देखिए कि कौन सा इसके अंदर अलग हो रहा है। जो अलग होगा वही सही होगा। अब नीचे ऑप्शन देखिए, ABCD जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर देखिए BADC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? BADC। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका डी अलग निकल रहा है, अब डी जरूरी नहीं है कि डी पर दिया जाए, डी जो है वो सी पर दिया हुआ है, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो इसका सीक्वेंस को देख के तब उसके बाद क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, चलिए करें एक बार, फिर आंसर पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। BADC सीक्वेंस का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, ये है। तो सबसे पहले यहां से एक वर्ड बन के तैयार हो रहा है येलो, फिर बन रहा है व्हाइट, फिर बन रहा है ब्राउन और फिर बन रहा है फायर। भाई येलो, व्हाइट और ब्राउन ये तीनों क्या है? वर्ड्स हैं। और फायर जो हो जाता है वो इसमें अलग हो जाता है। फायर अन्य से भिन्न है क्योंकि अन्य सभी जो है वो रंग है। अब फायर जो था वो बी पर दिया था, और बी दिया किस पर है? अभी आपने देखा था ऑप्शन के अंदर बी जो था वो ए ऑप्शन पे दिया हुआ था। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक, चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।